हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। आज हम लोग एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं BPSC TRE 2.0। इसमें मैं स्पेशली मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन जहाँ भी क्लास जिस भी एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं BPSC में, BPSC TRE 2.0 में जो पूछे जाएंगे, जिसमें कि नए वैकेंसी के रूप में आपके पास 6 to 8, 9 to 10 और 11 और 12 के लिए जो आपके पास वैकेंसीज़ आने वाले हैं। जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, बिहार सरकार अभी इस तीनों क्लासेस के लिए जो वैकेंसी ला रही है लगभग 60,000 के आसपास, उसमें हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शंस को देखेंगे, जिसमें कंप्लीट रूप से साइंस और मैथ्स वाले बच्चे 6 to 8 में अपीयर होंगे, 9 और 10 में के स्पेशली मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा और 11 और 12 में आपका स्पेशली अपना सब्जेक्ट होगा। तो इसमें आप स्पेशल जो आपके बैचेज हैं मैथमेटिक्स के 9 और 10 में और 6 to 8 में भी जो मैथमेटिक्स के पोर्शन होंगे, हम लोग उसके सारे सिलेबस को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। उसके पहले आज के क्लासेस में हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको BPSC ने फेज़ 1 में अपने एग्ज़ाम में डाला था, और उसको बेस बना करके अब हम उस क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं जो BPSC नेक्स्ट फेज में अपने क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछने का प्रयास करेगा। उसके नेचर को हम लोग समझेंगे कि BPSC किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछने का प्रयास करता है और बच्चे कहां पर फंस जाते हैं। ऐसा आपको अनुभव होगा कि आपको क्वेश्चन आता रहता है, परंतु आप वहां पे गलती कर बैठते हैं। वहां पे आपकी गलती जो है घर आकर के देखने पे पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था और मैंने इस कारण से इसको गलती कर रखा है। तो उस तरह के सारे जो समस्याएं हैं हमारे पास, उस सभी समस्याओं का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और मैथमेटिक्स का जितना भी कोर्स है हम लोग BPSC TRE 2.0 का यहाँ से लॉन्च करेंगे आपको और प्रोवाइड करेंगे। जिस भी तरह के कोर्सेज हैं 6 to 8 के लिए होंगे, 9 to 10 के लिए होंगे और 10+2 के लिए होंगे, सारे कोर्सेज को हम यहाँ से लॉन्च करेंगे BPSC TRE 2.0 में। अभी आज हम लोग BPSC के फेज़ 1 में जो पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 9 और 10 के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और देखते हैं कि BPSC किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछती है और उसका पूछने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद हम लोग नए कोर्सेज को भी शुरू करेंगे इसी के आधार पे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। कितना आसान क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, परंतु आपके कुछ क्वेश्चंस को सही तरीके से नहीं पढ़ने की वजह से जो गलतियाँ होती हैं उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 41 कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ a solid from one shape to another the volume of the solid will be। आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि एक कन्वर्सेशन किया जा रहा है सॉलिड का एक शेप से दूसरे शेप में, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये हमारा एक शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, और इस शेप का हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं मान लीजिए कि एक अलग शेप में, जो कि स्फेरिकल शेप है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा जो सिलिंड्रिकल शेप है इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा और इसके वॉल्यूम को कन्वर्ट करके इस शेप में ढाला जा रहा है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके वॉल्यूम पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस तरह से, मान लीजिए कि यही एक बॉडी है जिसको आप क्या कर रहे हैं, पिघला दे रहे हैं। तो जितना अमाउंट इसमें पिघल करके आएगा उसी अमाउंट से हम लोग यहाँ पर इसका इस शेप में इसको डालेंगे। तो ये जो सिलेंडर से जो हमने क्या बनाया, स्फेयर बनाया,
आप गोला बनाए यहाँ से, वो उसी अमाउंट से बनाया गया होगा जिस अमाउंट को यहाँ पे पिघलाया गया है। तो ये अमाउंट जो है इसका, वो इसको बदलने में किसी भी प्रकार का यहाँ पे ना तो डिक्रीज हो रहा है ना तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए जब कभी भी हम कोई कन्वर्सन करते हैं तो उसमें किसी भी सॉलिड का शेप चेंज करने पे उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि इसका आंसर हमारा क्या होने जा रहा है, बी आंसर होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3 पॉइंट्स का, ए बी एंड सी का, जिसका ये कोऑर्डिनेट है, और वो कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है, तो वो ट्रायंगल किस तरह का होगा। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1 - 1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 - 4, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5 - 7। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, यह आइसोसेलस है, इक्विलैटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलस का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या कि आपका राइट एंगल है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उसको समकोण त्रिभुज के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह का इसका साइड शेप, जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके साइड का क्या लेंथ है। तो साइड के लेंथ को जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी पर हम लोग पुट करेंगे। x1 हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है x2। x1 से 1 - 3 करेंगे तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 +1 हो जाएगा, या फिर 1 माइनस वो लिए हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बात सेम ही होगा हमेशा। ये हो जाएगा -1 +4 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 4 - 1 3 का होल स्क्वायर 9, और इसका वैल्यू हो जाएगा √13। अगला है हमारा BC का लेंथ भी हम इसी तरह से निकालेंगे। तो BC में 3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -4 +7 का माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो +3 होगा, और +3 का होल स्क्वायर 9, ये भी हमारा हो जाएगा 13। नेक्स्ट है हमारा AC। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो A1 - 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ हो जाएगा -1 +7 तो हो जाएगा +6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा आपका कितना 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1 5 52। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपने सॉल्यूशन किया है उसमें AB का लेंथ आपको मिला है √13, BC का लेंथ मिला है √13 और AC का रूट आपको मिला है 52। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है आइसोसेलस। आइसोसेलस का क्राइटेरिया ये कहता है कि कोई भी दो साइड बराबर होने चाहिए, लेकिन ये भी कहता है ट्रायंगल का रूल कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वह तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि AB + BC अगर हम ऐड करें तो ये हमेशा ग्रेटर होगा AC से। जब आप ये करेंगे, AB का लेंथ आपका √13 है और BC का √13 है, जब ये आप करेंगे तो ये √52 से ग्रेटर नहीं होगा, ये नहीं है। इस कंडीशन में ये ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो जब हम 2-3 पॉइंट लिए थे और वो कोऑर्डिनेट था ट्रायंगल का, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। और दूसरा क्राइटेरिया अगर हम चेक करते इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो तीनों साइड बराबर होने चाहिए थे, जो लेंथ में तीनों साइड बराबर नहीं है। तीसरा हमारे पास था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते तो किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम, मतलब दो साइड के लेंथ का स्क्वायर
स्क्वायर जब हम करके उसको जोड़ते तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 13 का अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा और यहाँ भी रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा, लेकिन दोनों को ऐड करने पे केवल और केवल 26 होगा और इसका इधर 52 हो जा रहा है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए राइट एंगल होने का भी चांस नहीं रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 43। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ध्यान से देखेंगे कहां कहां से किस किस जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी तरह के हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक तरह के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हर एक चैप्टर से जो भी बीपीएससी ने पिछले फेज में पूछा है उसको नेक्स्ट फेज के लिए भी हम लोग इंपॉर्टेंट मानेंगे और उसी का प्रैक्टिस करके और अच्छे से अच्छे स्कोर करेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर आप 43 को जब देखेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है 43 क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 43 कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्वीट की बात कर रहा है। स्वीट में क्या है, एक काजू बर्फी जैसा स्वीट है और दूसरा बादाम बर्फी है, और बहुत ही चाव से जब काजू बर्फी आपके घर आता है या नहीं भी आता है तो कहीं भी दिखने पे आपके मुंह में पानी आता है। तो क्वेश्चन को भी देख करके मुंह में पानी आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी आपको काजू बर्फी खिलाने के लिए ही पूछा था और बादाम बर्फी एक्स्ट्रा उसमें फ्री था। अभी हम लोग बात करेंगे कि काजू बर्फी कितने संख्या में है। तो कह रहा है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है। तो नंबर ऑफ काजू बर्फी यहाँ पे आपके पास 420 है। अच्छा, काजू बर्फी है और जबकि वो 420 भी है, और नंबर ऑफ बादाम बर्फी है जो कि आपके पास 150 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह चाहता है कि इसे इकट्ठा किया जाए, इस तरीके से किया जाए कि सभी इकट्ठे होने पर सभी की संख्या बराबर हो और उसके एरिया जो है वो कम से कम एरिया में उसका ट्रे सेट हो। इस तरह के हमें सेटअप करने हैं और कितने इस तरह के स्टैक्स, इस तरह के ढेर हमारे पास होंगे वो भी हमें पता करना है कि नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनने वाले हैं, कितने ढेर हमें करने होंगे, इकट्ठे करने होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो तो इसका आप HCF निकाल लीजिए, और HCF निकालने के बाद जब हम HCF निकालते हैं 150 to 420 का, तो ये हो जाता है 2 जा 300, 120, 150 1 जा 120, ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 120, 4 जा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपको मिलता है HCF कितना मिलता है, वो मिलता है 30। आप समझेंगे कि ये आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि आगे आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द नंबर ऑफ सच स्टैक्स फॉर्म्ड, कितने इस तरह के ढेर इकट्ठे किए जाएंगे। ये तो आप अभी केवल ये निकाले हैं कि इस ट्रे में कितने संख्या में आप इसमें काजू बर्फी और बादाम बर्फी सजाने वाले हैं। तो इसकी संख्या टोटल कितनी है, 30 है। इसकी संख्या आपके पास काजू बर्फी और बादाम बर्फी आप 30 एक ट्रे में डाल रहे हैं। तो टोटल हमारे पास जो सम ऑफ काजू बर्फी और बादाम बर्फी है वो कितने हैं, तो सम ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल बर्फीज वो हमारे पास हो जाएंगे 420 प्लस 150, टोटल हो गए कितने, ये हो गए 570। और जब हम 570 को यहाँ पे हमें निकालना ये है कि नंबर ऑफ स्टैक्स, तो नंबर ऑफ स्टैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 570 को 30 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें निकल करके आएगा 19, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 19। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो निश्चित रूप से इस
सेशन को शेयर करें, इस क्लास को शेयर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें आपको आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भला होने वाला है। वो यहाँ से बहुत कुछ सीख करके अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी बीपीएससी के मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और वो भी बिना किसी कॉस्ट पे आपको मुफ्त में दी जा रही है। तो कम से कम आपके तरफ से एक लाइक और दूसरा सब्सक्राइब ये करना एकदम नहीं भूलिएगा। ये एकदम ज़रूरी वाला काम है जिसको आप पहले कर लीजिएगा, फिर आप देखिए कि कितना मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में। ये हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, यहाँ से उठाए इधर को लाए, और आपका क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 भाई साहब आ गए। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उलझन में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन है और एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है, जो कि विद द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 जेड भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही 2 ही वेरिएबल की बात करना है, तो 2 वेरिएबल के लिए केवल हम लोग बात करेंगे। 2 वेरिएबल की बात करने वाले हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों इक्वेशन आपके पास है, और कंडीशन यहाँ पे पूछ ये रहा है कि भाई ये दोनों लाइन क्या पैरेलल होंगे, या ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहे हैं, या ये दोनों में से कोई एक लाइन ओरिजिन से पास कर रहे हैं, या ये कह रहा है कि इसमें से एक से अधिक आंसर सही है, या इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। थोड़ा डिटेल्स से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में रिलेशन होना चाहिए। अगर ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस केस में जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो भैया ये इंटरसेक्ट कर सकता है, ये इंटरसेक्ट करेगा। और a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है c1/c2, तो इसको संपाती कहते हैं कि कॉन्साइड कर जाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिलने वाला है। तो आपके पास जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर a की बात करें तो यहाँ पर 1 है, b की बात करें तो a1 की बात करें तो 1 है, b1 की बात करें तो 2 है, c1 की बात करें तो 4 है। उसी तरह से वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जब a1/a2 लिखते हैं तो a1/a2 आपका आ जा रहा है 1/-4, और b1/b2 जब आप लिखते हैं तो आ जा रहा है 2/2, जो कि 1 हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए था इंटरसेक्ट। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन में केवल ये है तो पैरेलल तो नहीं ही होने वाला है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी भी 2 ऑप्शंस अभी भी आपके पास रिमेनिंग है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कहानी है इसके पीछे। ओरिजिन से कोई भी अगर आपका लाइन पास करेगा तो वहां पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे और 0 0 होंगे। तो भाई x कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे, y कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे। अब यहां पर देखिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। यहां पर x प्लस क्या है, यहां पर x प्लस क्या है, 2y प्लस 4 है इक्वल टू 0। अगर x को 0 कर दीजिए तो 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा -4, और y इक्वल टू हो जाएगा -4/2, जो कि -2 हो गया। ये 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब एक वाला भी आंसर खत्म है कि एक
अच्छा सॉरी, 2 वाला भी आंसर खत्म है कि यहां पर आपका 2 में से कोई एक होने वाला था, लेकिन अब एक बचा है, तो एक तो चेक कर लिए कि नहीं हुआ, तो अब बचा एक और दूसरा इक्वेशन -4x प्लस 2y माइनस 3 है इक्वल टू 0, इसको भी 0 कर दीजिए तो खत्म। और ये y का वैल्यू यहाँ पे 3/2, जो कि यहाँ भी y 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा क्या आंसर आपके पास? आयोग ऑप्शन ई बहुत पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से सवाल करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीतम और राणा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। ये सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड का मतलब हुआ कि ये सर्कल में इस तरह का एक वृत्ताकार एक आपके पास फील्ड है जिसमें ये दोनों घूम रहा है। एक का जो यहाँ से स्टार्ट जब करता है तो एक यहाँ तक पहुँचने में 16 मिनट लगाता है और एक यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट्स लगाता है। ये दोनों बात कह रहा है। अब प्रीतम जो है वो 16 मिनट लगाता है यहाँ तक पहुँचने में, और राणा जो है, राणा फ्रॉम हरियाणा, ये 20 मिनट्स लगाता है। तो प्रीतम का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा और जो हमारा राणा है वो थोड़ा कमज़ोर है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि इसी पॉइंट से दोनों शुरू किया दौड़ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वो कब उस जगह पर दोनों एक साथ किस समय पर मिलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे 16 और 20 का आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 1 घंटा वाला क्वेश्चन आप बनाते होंगे उसमें भी कब बिल जो है एक साथ रिंग करेगा, उसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 5 और ये हो जाएगा 2 2 4 5। ये आपका कितना हो गया 2 2 जा 4 4 जा 16 5 जा 80 मिनट्स के बाद ये दोनों भाई साहब यहाँ पर मिलने वाले हैं। कौन? राणा फ्रॉम हरियाणा और प्रीतम, ये दोनों भाई साहब कब मिलेंगे 80 मिनट्स के बाद यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं एक ही पॉइंट पे जहाँ से दोनों शुरू किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है वो अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आपको करना चाहिए जिस तरह से क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएंगे। यहां पर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा ये है अगला क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास ये कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 450 577 and 704 leaving remainders 9 10 and 11 respectively is, कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जिससे इस तीनों को डिवाइड करने पर आपको क्या प्राप्त होंगे? आपको ये रिमाइंडर प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, अब आपको स्पष्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आपको रिमाइंडर के रूप में 9 10 और 11 प्राप्त होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पे लार्जेस्ट वर्ड लिखा हो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि यहां पर एचसीएफ वाला कुछ काम होने वाला है, लेकिन रिमाइंडर को हटा करके। तो रिमाइंडर है 450 के लिए 9, तो जब इसको हटाएंगे तो बचेगा 441 मतलब 441। 577 को जब हटाएंगे 10 तो 567,
567, और जब आप 704 से हटाएंगे किसको, 11 को, तो बचेगा 3, यहाँ पे ये हो गया 9 और ये हो गया आपका कितना 5, 6 - 1 5, सॉरी यहाँ पे आपका 1 1 तो हो ही चुका है, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 3, ये हो गया 9 9 9 और ये हो गया 6। तो ये हमारे पास इस तरह के वैल्यूज हैं। अब आपको इस तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। 441 को 567 से पहले करेंगे, यहाँ पे 1 जा लगाएंगे तो 441 आएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यहाँ पे 441 करेंगे, फिर यहाँ पर कितना से आएगा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 + 1 7 और 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 + 3 11, 8 यहाँ 13, 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 63 126, और जब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 2 जा 126, ये भी आपका आ गया 63। हो सकता है कि ये 63 आंसर हो जाए, लेकिन हमें इसको चेक कर लेना है। ये तो पता चल गया कि 577 440 तो नहीं ही होने वाला है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। अब नन ऑफ द अबव हो सकता है कि अगर 63 इसको डिवाइड नहीं कर पाया, 63 अगर 693 का कोई फैक्टर नहीं हुआ, तब आप इसको कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन चेक करने पे हमें पता चलता है 9 - 3, ये हो गया 6 और ये 3 और 63 1 जा 63। तो यहाँ पे हमें मिला कि भाई 63 ही एक ऐसा वैल्यू है इसमें जो कि इसके लिए कैपेबल है, इसका आंसर कह सकता है कि ये 63 है। अदरवाइज अगर 63 इसको यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाता, इसका एक फैक्टर नहीं होता, तो ये भी हो सकता था नॉन ऑफ द एबव। तो आपको ये बहुत ही बारीकी से समझ करके क्वेश्चंस को करना है, इसीलिए मैं इस तरह की बातें बता रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47। इसको ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस का सेशन करते हैं। 10 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं या फर्स्ट फेज के हैं, जो हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर तो नहीं है, इसी ईयर का क्वेश्चन है और इसी ईयर में हमें इसे देखना है। तो देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास अल्फा बीटा और गामा जो है ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होता है वो देख लीजिए। ax³ bx² + cx + d, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते रहेंगे तो यहाँ से इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद यहाँ से हमें a के रूप में क्या मिलने वाला है, a के रूप में मिलने वाला है 1, b के रूप में मिलने वाला है 6, c के रूप में मिलने वाला है -1 और d के रूप में मिलने वाला है 30। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू पूछ क्या रहा है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। मीन्स बहुत ही सिंपल सा वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपसे पूछा होता तो -b/a, मतलब इसका कॉफिशिएंट बाय इसके कॉफिशिएंट का जो रेशियो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हमारा हो गया c/a। और अगर हमसे ये पूछ देता कि तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो हमें होता मेरा वैल्यू -d/a। तो यहाँ पर अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि c का वैल्यू कितना है -1 और a का वैल्यू है 1, तो आंसर आने वाला है -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा -1। तो स्पष्ट रूप से आप देख लिए कि किस तरह से कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, और तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, कुछ भी इससे पूछा जाएगा तो ये ही पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 एक ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना, वो है m/n, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, tan थीटा प्लस 4/4 cot थीटा प्लस 1। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन थीटा दिया हुआ है तो आप यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू p/b है, p/h है, तो यहाँ पर p/b होगा, और p/p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस है p b।